इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इस बीमारी में टॉन्सिलर इन्फेक्शन रहेगा। उसके कारण है वायरल इन्फेक्शन, स्पेसिफिक करके एप्स्टीन बार वायरस। इस वायरस के कारण टॉन्सिल और जिस्म में फुल इन्फेक्शन हो सकता है। ये टॉन्सिल जो है जबान के पीछे ऐसा एक पेट स्ट्रक्चर रहेगा। ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। अगर जो कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसा कुछ आया है तो वो उसका अगेंस्ट एक्ट करके वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ये टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस नहीं तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं तो उसका मतलब हुआ सिंपल वायरल इन्फेक्शन, उसके साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बट ये कंडीशन में, ये बीमारी में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में वो मेन स्पेसिफिक करके एक स्पेसिफिक वायरस है, जैसे मैंने मेंशन किया पहले, वो है एप्स्टीन बार वायरस। इसके बारे में डिटेल करके देखेंगे। अभी ये कंडीशन, ये बीमारी दो रकम का है। एक जो है फेरिंजियल टाइप, दूसरा जो है हेमेटोलॉजिकल टाइप। फेरिंजियल टाइप में मरीज का कंप्लेंट जो है मेनली वो बताएंगे कि गले में दर्द हो रहा है, बुखार है और गले में दर्द है। और दूसरा वाला टाइप हेमेटोलॉजिकल टाइप में क्या होता है कि ये जो वायरस है जिस्म फुल स्प्रेड होके और भी कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। अभी एक दो स्लाइड में आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम होगा बोल के। तो चले देखते हैं कि पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या क्या रहेगा। तो पेशेंट का एज, उम्र जो है 15 साल से ज़्यादा और 30-35 साल से कम रहेगा। और ये कंप्लेन रहेगा कि वो बताएंगे कि वो बुखार है थोड़े दिन से और गले में खारिश है, गले में दर्द हो रहा है, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं। जब हम एग्जामिन करेंगे तो उनको बुखार रहेगा, साथ साथ में टॉन्सिल्स देखेंगे तो टॉन्सिल्स बड़ा रहेगा साइज में और लाल रहेगा और उसके ऊपर एक वाइट कलर का कवरिंग जैसा रहेगा। और गले में बाहर देखेंगे तो थोड़ा सूजन रहेगा दोनों साइड में, वो छू के देखेंगे थोड़ा दर्द रहेगा। यह है स्पेसिफिक सा फाइंडिंग्स। साथ साथ में हम एंडोस्कोपी जब करेंगे, नाक से एंडोस्कोपी डालेंगे तो नाक के पीछे, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है येलो कलर में, वो है नेसोफेरेंजियल टिश्यू। जैसे टॉन्सिल्स बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का एक भाग होता है, उसी तरह ये नेसोफेरेंजियल टिश्यू यानी कि एडिनॉइड्स टिश्यू, ये भी बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का एक भाग होता है। इस बीमारी में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, टॉन्सिल्स के साथ साथ में ये नेसोफेरेंजियल लिम्फोइड टिश्यू भी बड़ा रहेगा। और जब पेट एग्जामिन करके देखेंगे, एब्डोमेन एग्जामिन करके देखेंगे तो लिवर एनलार्ज होने का चांसेस है। और ऐसा ही ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो है स्प्लीन, वो भी एनलार्ज होने का चांसेस है। जैसा मैंने पहले बताया था, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस दो टाइप का है, एक फेरिंजियल टाइप और दूसरा जो है हेमेटोलॉजिकल टाइप। ये हेमेटोलॉजिकल टाइप में लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट ज़्यादा होने का चांसेस है, मतलब तकरीबन 50% चांसेस है कि लिवर और स्प्लीन बड़ा होने का। इसका कॉम्प्लिकेशन भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। अभी जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप उसमें काउंट पहले थोड़ा कम रहेगा, ल्यूकोपिनिया, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ता जाएगा तो काउंट बढ़ता जाएगा। स्पेसिफिकली सेल में मोनोसाइट बोल के सेल्स बहुत ज़्यादा रहेगा, तकरीबन 60% रेंज रहेगा। इसीलिए इस बीमारी का नाम इन्फेक्शियस मोनोसाइट मोनोन्यूक्लियोसिस रखा गया है। साथ साथ में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, डाउनी सेल्स भी रहेगा। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन का वैल्यू हाई रहेगा। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जिस्म में इन्फेक्शन है, क्या स्पेसिफिक है इन्फेक्शन है ये पता नहीं चलता। तो ये बीमारी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस ही है और एप्स्टीन बार वायरस इसका कारण है। ये पता करने के लिए ये 3 टेस्ट में कोई एक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कम दाम वाला टेस्ट है मोनोस्पॉट टेस्ट और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ज़्यादा दाम वाला टेस्ट है वायरल कैप्सिड एंटीजन। और साथ साथ में एक्सरे करेंगे तो नाक के पीछे जो टिश्यू एनलार्ज है वो देख सकते हैं। और जब
अब्डोमेन एग्जामिन करेंगे, पेट एग्जामिन करेंगे तो लिवर और स्प्लीन ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बेहतर है। साथ साथ में टॉन्सिल्स के ऊपर से एक थ्रोट स्वैब निकाला जाएगा। वो स्वैब से अगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये वायरस के साथ साथ में बैक्टीरियल भी है तो वो स्पेसिफिक कौन सा बैक्टीरिया है और उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं ये पता चल सकता है। ये थ्रोट स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे तो साथ साथ में लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था लिवर का साइज बड़ा हो सकता है। जब वो बड़ा होगा उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, एंजाइम डीरेंज हो सकता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो पता चल सकता है। अभी ये जो बीमारी है इसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन जो है एक दो मैं आपको बताऊंगा। सबसे कॉमन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सांस लेने में दिक्कत। उसका कारण यह है कि टॉन्सिल का साइज बड़ा हो जाएगा और नाक के पीछे जो नेसोफेरेंजियल टिश्यू है वो भी बड़ा रहेगा, तो नाक से मुंह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरा जो है स्प्लीन रप्चर, मैं जो एक पिक्चर बताया था जिसमें लिवर और स्प्लीन बड़ा है, तो स्प्लीन 50% बड़ा होने का चांसेस है और ये बड़ा रहता है कोई 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट होने के बाद भी। तो ट्रीटमेंट होके सब ठीक हो गया बोल के सोच के जब घर जाने के बाद वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्ट्रेनोवस एक्टिविटी, स्ट्रेन एक्टिविटी करके पेट में कुछ एक्सीडेंट हो गया तो स्प्लीन बड़ा है इसलिए स्प्लीन फूट सकता है, वो एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाता है। तो ऐसा बहुत सारा दूसरा भी कॉम्प्लिकेशंस है। मैं आपको सिर्फ एक दो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बता रहा हूँ बस। अभी इसका ट्रीटमेंट जो है बेड रेस्ट है 5 से 7 दिन तक बेड रेस्ट करना है। साथ साथ में आपको बैलेंस डाइट लेना है, ज़्यादा पानी पीना है। एक दिन में 2 to 2.5 लीटर्स पानी लेना है। आपको बैलेंस डाइट लेना है, मतलब ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, नॉन वेज अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है और वेजिटेरियन लेंगे तो बेहतर है। और कुछ भी बिवरेज जैसे पेप्सी, कोला ऐसा सब अवॉइड, बाहर का जो भी होटल का जंक फूड से प्लीज़ अवॉइड करना है। और भूलना मत पानी का क्वांटिटी ज़्यादा पानी लेना है। और साथ साथ में आपको बुखार रहेगा, जिस्म में दर्द रहेगा, गले में दर्द रहेगा, इसलिए आपको टीका मिलेगा, इंजेक्शन रहेगा, साथ साथ में कभी कभी टैबलेट्स भी दिया जाता है। अभी थ्रोट गागल के लिए नमक का पानी, नहीं तो उसके साथ साथ में लेमन ऐड कर सकते हैं, साथ में थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं। और कमर्शियली फार्मेसी में आपको बहुत सारा दूसरा प्रिपरेशन मिलेगा, जैसे कि क्लोरहेक्सिडिन गागल और बीटाडिन गागल और डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड गागल। बट इसका टेक्निक आपको समझेंगे तो बेहतर है। जो भी आप गागल कर रहे हैं आपको थ्रोट के अंदर गागल 30 सेकेंड्स करना है और उसके बाद थूक देना है। और उसके बाद 30 मिनट, नेक्स्ट 30 मिनट गागल करने के बाद आपको कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं, ताकि वो दवाई का असर गले में रहे। ये टेक्निक फॉलो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको एंटीबायोटिक मिलेगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्पेसिफिकली जो जब थ्रोट स्वैब निकल रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव आया, उसमें भी रिपोर्ट आएगा कि कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एंटीवायरल ड्रग्स देना पड़ता है, कभी कभी मैंने बताया, क्योंकि नॉर्मली ये जैसा मैंने अब तक बताया वो ट्रीटमेंट देंगे तो ठीक हो जाएगा। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन जब है, जैसा कि ये 4-5 कॉम्प्लिकेशन है, ये है तो स्पेसिफिक एप्स्टीन बार वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स देना पड़ता है, जैसे कि एसाइक्लोविर, एनसाइक्लोविर, वैलिसाइक्लोविर, ऐसा बहुत सारा है, देना पड़ता है। उसका एक इंडिकेशन हुआ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सांस ले नहीं पा रहे नाक से, नहीं तो मुंह खोल के भी सांस ले नहीं पा रहे, इसलिए कि टॉन्सिल्स का साइज ज़्यादा है, क्योंकि अंदर सूजन ज़्यादा है, इन्फेक्शन भी ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है जिस्म से स्प्रेड होकर ब्रेन चला जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, कभी कभी नर्व इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कंडीशंस में एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है। और अभी स्टीरॉइड्स, जैसे आपको पता है स्टीरॉइड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। तो नॉर्मली जब पेशेंट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का डायग्नोसिस हो गया और
ट्रीटमेंट चालू हो गया, कभी कभी डॉक्टर एक एक टीका लगाते हैं स्टीरॉइड का, ताकि थोड़ा जल्दी में कम हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये स्टीरॉइड इंजेक्शन एक दिन में 2 नहीं तो 3 बार देना पड़ता है, ऐसा 4-5 दिन देना पड़ता है ये कंडीशंस में। जैसे कि नाक से नहीं तो मुंह से सांस ले नहीं पा रहे हैं, सांस रुकने का चांसेस है, और ब्लड में प्लेटलेट का काउंट बहुत कम हो गया, मानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और टॉन्सिल्स का साइज बहुत बड़ा है, पेशेंट को खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसे कंडीशंस में स्टीरॉइड स्टार्ट करना पड़ता है और कंटिन्यूस लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इतना बढ़ जाता है कि सांस बिल्कुल रुक जाता है। ऐसा कंडीशन में मुंह से एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के वेंटिलेटर में कनेक्ट करना पड़ता है 1-2 दिन तक। मेरा इतना साल के प्रैक्टिस में, मतलब 23 to 24 ईयर्स साल का प्रैक्टिस में, मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट देखा है जिसको इंट्यूबेट करने का दिक्कत हुआ, यानी कि ये कंडीशन उतना कॉमन नहीं है। अभी डिस्चार्ज का टाइम, अब आपका बीमारी कम हो गया, आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज के टाइम में आपको ये एडवाइस फॉलो करना है। एक है एंटीबायोटिक का कोर्स जो भी है वो आपको कंप्लीट करना है, और खाने के बाद ही खाना भूलना मत, जो भी मेडिसिन है। और जिस्म के दर्द के लिए, गले के दर्द के लिए दवा मिलेगा, वो भी खाने के बाद के लिए अब ले लेना। थ्रोट गार्गल करना है, मैं बताया था उसका टेक्निक कैसा यूज़ करना है। बैलेंस डाइट लेना है, उसका जो भी है मैंने पहले ही बताया था, और पानी का क्वांटिटी ज़्यादा लेना है, और एक दिन में 2-2.5 लीटर्स पानी का क्वांटिटी लेना है। और आपका एक मेन एडवाइस ये रहेगा कि घर जाने के बाद 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवॉइड करना है। इसका रीज़न मैंने बताया कि स्प्लीनिक रप्चर हो सकता है, पेट के अंदर स्प्लीन फूट सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो सर्जिकल इमरजेंसी बन जाता है। तो ऐसा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मैनेज किया जाता है। नमस्ते।